क्यों भाई सुल्तान, कल रात की बकरी कैसी लगी तुझे? बहुत टेस्टी यार, बहुत टेस्टी। कैसे फड़फड़ा रही थी, जितनी फड़फड़ा रही थी उतनी ही खाने में टेस्टी लगी। और नहीं तो क्या, हम भूतों से टकरा रही थी, हम भूतों से। आउच! किसने मारा रे? किसने मारा? सिर फोड़ दिया मेरा। किसकी हिम्मत जो हम भूतों से टकराए? अरे ये तो क्रिकेट की गेंद है। यार बॉल नहीं दिख रही, इधर ही तो नहीं आई थी। क्या ये तुम्हारी बॉल है? अरे हाँ, यही तो है। तुम्हें देखकर खेलना चाहिए, इससे टीपू को चोट लग गई। एक भूत को बॉल से चोट लग गई। आपको देखकर चलना चाहिए। बदतमीज, ठीक से बात करो। तुम एक भूत से बात कर रही हो, समझे? वो भूत जिसे एक बॉल से चोट लग गई। आप ठीक से बात करो भूत अंकल। आप अगले विराट कोहली से बात कर रहे हो। ये मामूली सी क्रिकेट की गेम हमारी ताकत नापेगी। मामूली सा गेम, तो चलिए फिर एक एक मैच हो जाए। ठीक है, तो कल इसी वक्त भूतों और इंसानों का क्रिकेट मैच होगा। देखते हैं कौन जीतता है। हाँ ठीक है, देखते हैं कल। टीपू, सुल्तान, क्या हुआ? पूरी बात बताओ। भूत बॉस, हम और सुल्तान आराम से जंगल में जा रहे थे। कल रात की बकरी का स्वाद हमारे दिमाग में था। क्या? कल रात की बकरी? कल तुमने बकरी खाई और मुझे बताया भी नहीं? भूत बॉस, पूरी बात तो सुनिए। हाँ, पूरी बात बताओ। बकरी का स्वाद दिमाग में था, फिर? बकरी का स्वाद दिमाग में था कि टीपू के दिमाग पर एक तेज से बॉल आकर लगी। हमने देखा तो इंसान क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने हमारी बेइज्जती की कि हम उन्हें क्रिकेट में हरा नहीं सकते। क्या कहा? उन इंसानों की इतनी हिम्मत कि वो हमें क्रिकेट में ललकारें? हाँ भूत बॉस, इसलिए हमने कल एक मैच रखा है, भूतों और इंसानों का। कल उन्हें हम हरा कर उनकी औकात बता देंगे। हाँ, सही किया टीपू सुल्तान। कल हम उन्हें बता देंगे। कल के मैच के लिए टीम रेडी की जाए। मगर हमारा कप्तान कौन होगा? कैप्टन वो होना चाहिए जो दुश्मन की कमजोरी जाने। फिर तो इंसानों के बारे में सिर्फ एक ही भूत जानता है भूत बॉस। कौन? टीपू? भोलू भूत बॉस, भोलू। भोलू ही बनेगा हमारा कप्तान। मैं क्यों बॉस? क्यों नहीं भोलू? क्या तुम नहीं चाहते कि हम भूत ये मैच जीते? हाँ बॉस, मैं चाहता हूँ कि ये मैच हम जीते। तो फिर तय हुआ, हमारा कैप्टन भोलू है। क्या हुआ था बच्चों, पूरी बात बताओ। सरपंच जी, हम क्रिकेट मैच खेल रहे थे। मुन्ना ने बॉल मारी और बॉल हवा में उड़ती हुई टीपू भूत को लग गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या, सरपंच जी उन्होंने कहा वो किसी से नहीं डरते हैं। उन्होंने हमें चैलेंज कर दिया क्रिकेट मैच के लिए। हम भला कैसे पीछे हटते? आखिर हमारे गांव की इज्जत का सवाल है। हाँ, बिल्कुल सही किया बच्चों। कल के मैच में हमें भूतों को हराना है। मगर सरपंच जी, हमारी टीम का कप्तान कौन होगा? कप्तान तो उसे होना चाहिए जो दुश्मन की ताकत को समझे। फिर तो गोलू ही है, जो भूतों को थोड़ा बहुत जानता है। गोलू, ओए गोलू। क्या हुआ सरपंच जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, कहाँ जा रहे थे इतनी तेज में? वो मैं भोलू से मिलने जा रहा था सरपंच जी। कुछ काम है क्या? अब भोलू से कल ही मिलना मैच में। मैच में मतलब? कल भूतों और इंसानों का क्रिकेट मैच है। हमारी तरफ से इंसानों के कप्तान तुम हो। कल की मैच की तैयारी करो, हमें मैच जीतना है। क्या? ये कब हुआ?
क्या हुआ भोलू, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कल के मैच के बारे में। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। पर दोस्त, कल के मैच में हार जीत तो होगी ही, पर हमारी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। नहीं टूटेगी पागल, नहीं टूटेगी। एक मैच हार कर तू अपनी दोस्ती तोड़ देगा। हार का मतलब तुम्हें लगता है कल तुम जीत जाओगे? और नहीं तो क्या, तुम जीतोगे। ठीक है, ठीक है, तो कल फिर मैच में ही मिलेंगे। देखते हैं कौन जीतता है। हेड और टेल। हेड। अरे ये तो टेल है। हम बैटिंग लेंगे। हाँ, तो क्या लगता है भूत भाई, कौन जीतेगा मैच? वो तो मैच के बाद पता चलेगा, पर मौसम देखकर लगता है कि बैटिंग टीम को फायदा मिलेगा। स्कोर है 100 रन पे 4 विकेट। और अब भूतों की ओर से बैटिंग करने आ रहे हैं उनके कप्तान भोलू। भोलू का शानदार रिकॉर्ड है। मगर इधर गेंद भी इंस्पेक्टर साहब के हाथ में है। इंस्पेक्टर साहब का भी आउट करने का शानदार रिकॉर्ड है। क्यों गोलू, मजा आया छक्का खाकर? ज्यादा उड़ो मत भोलू, इस बार तुम्हारा विकेट उड़ेगा। सपने में। और ये भूतों की टीम का आखिरी ओवर है। आखिरी ओवर फेंकने आ रहे हैं गोलू। सामने भोलू बल्ले को कसकर पकड़े हुए हैं। क्या कैच पकड़ा है गोलू ने, क्या कैच पकड़ा है गोलू ने, और भोलू का विकेट गया। ओहो, बहुत शानदार कैच, जबरदस्त कैच गोलू ने पकड़ा है। और इस कैच से यही लगता है कि ये कैच नहीं बल्कि मैच पकड़ा है गोलू ने। और इस तरह भूतों की पारी समाप्त हुई। स्कोर 145 पर 8 विकेट 12 ओवर के बाद। अब देखना है कि क्या इंसान 146 का लक्ष्य हासिल कर पाते हैं या नहीं। दोस्तों, 146 चाहिए हमें। 146 रन। बस रन नहीं, हम इंसानों की इज्जत है।
हमें अपनी इज्जत चाहिए। हाँ हाँ, हमें 146 रन बनाने ही हैं। हम इंसान भूतों से हार नहीं सकते भैया। दोस्तों, हमें 146 रन उन्हें नहीं बनाने देने हैं। हमें अपनी इज्जत बचानी है। हम इंसानों को दिखा देंगे कि भूतों की ताकत क्या होती है। हम दिखा देंगे उन्हें, हम दिखा देंगे। क्यों इंस्पेक्टर, गेंद दिखाई नहीं दी क्या? ओह, मैं तो भूल गया था, कानून तो अंधा होता है। रुक जा सुल्तान, रुक जा। मैं अभी तुझे पकड़ रहा हूँ, रुक जा। और यहाँ इंसान के 40 रन पर 2 विकेट आउट हो चुके हैं, और वो भी 4 ओवर की समाप्ति पर। और अब लगता है बैटिंग के लिए खुद कप्तान गोलू आ रहे हैं। तो अब आएगा मजा। अब इंसानों के कप्तान आ रहे हैं गोलू। अब रनों की स्पीड होगी चालू। ओवर की समाप्ति होती है और फिर अब गेंद फेंकने खुद भोलू आता है। ये हुआ मुकाबले का वक्त। सामने गेंद भूतों के कैप्टन के हाथ में है और बैट भी इंसानों के कप्तान के हाथ में है। चलिए देखते हैं कौन बाजी मारता है। क्या लगता है भूत भैया, क्या होगा? 6 गेंद बाकी हैं और रन चाहिए 16। हाथ में 2 विकेट हैं। क्या इंसान ये मैच जीत पाएंगे? वो तो कुछ देर में पता चल जाएगा, पर ये बात तो है, मजा आ गया आज का मैच देखकर। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये भोलू की तरफ से शानदार गेंद, जिसे मिस करते हुए गोलू। और अब 5 गेंद में चाहिए 16 रन। गोलू की तरफ से शानदार शॉट, मगर गेंद फील्डर के हाथ में और गोलू 2 रन लेने में कामयाब रहे। अब 4 गेंद में 14 रन की दरकार है। ये क्या, बहुत ही शानदार फील्डिंग भोलू की तरफ से। एक भी सिंगल नहीं लेने दिया गोलू को। अब आखिरी गेंद में 4 रन चाहिए इंसानों को जीतने के लिए। मैदान में सन्नाटा है। हाँ हाँ, मैदान में पूरा सन्नाटा है। देखते हैं आखिरी बॉल पर कौन बाजी मारता है।
सब जीत गए हैं। हम सब ने अच्छा खेला। टीपू, कोई गलती नहीं हुई है तुमसे। खेल में हार जीत तो होती रहती है, मगर हम सब ने मजा किया आज, है कि नहीं दोस्तों? हाँ हाँ, आज मजा तो आया टीपू, उदास ना हो। तुम सब अच्छे से खेले, हमें नाज है टीपू तुम पर। कोई बात नहीं, खेल में हार जीत होती रहती है। आज का खेल तो बहुत ही मजेदार था। हम सबको बहुत मजा आया ये खेल देखकर। हाँ, आज का खेल बहुत ही अच्छा रहा। हम सब ने बहुत एंजॉय किया खेल को। खेल में हार जीत होती रहती है और हमको अपने भूतों की टीम पर बहुत भरोसा है। हम सब अच्छा खेले। ये ट्रॉफी सिर्फ इंसानों की ही नहीं, भूतों की भी है। गेंद रुक गई थी और फिर हम जीत गए। आज के गेम में ना हम हारे हैं ना भूत, हम दोनों जीते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ट्रॉफी भूत और इंसान दोनों मिलकर उठाएं। चंदन नगर में विमला काकी, जो कि गांव की सबसे बुजुर्ग औरत है, वो चौपाल पर बैठकर हर रोज बच्चों को कहानियां सुनाती है। सभी बच्चों को विमला काकी की कहानी बहुत पसंद आती है। वो रोज चौपाल पर बैठकर विमला काकी की कहानियों का आनंद लेते। अच्छा बच्चों, तुम्हें पता है हमारे गांव में बहुत पहले एक नरभक्षी दानव रहता था। उसके लंबे लंबे नाखून थे, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत और बिल्कुल एक भालू की तरह था वो। विक्रम, देख जरा, सभी बच्चे विमला काकी की कहानियां सुनकर मस्त हो जाते हैं। हाँ भाई, और रात में हमें सोने नहीं देते। फिर दोनों बच्चे हंसने लगते हैं। अच्छा, अब वो दानव कहाँ है? अब वो दानव हमारे गांव के कुएं में है। क्या, कुएं में? हाँ, हमारे गांव के कुएं में। अब जो भी बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, जिद करेगा, वो दानव आकर उसे खा जाएगा। क्या खा जाएगा? चलो अब जाओ यहाँ से और जाकर सो जाना, ठीक है? सभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। सभी बच्चे खेलते खेलते उस कुएं तक पहुँच जाते हैं। देख बंकू, अगर तूने मेरी गेंद नहीं दी तो तुझे वो राक्षस खा जाएगा। तुझे अभी भी वो राक्षस वाली बात याद है? अरे वो एक कहानी थी बस, और कुछ नहीं। अगर सच में कोई राक्षस होता तो क्या हमारे घर वाले हमें यहाँ आने देते? और अगर राक्षस हुआ तो? अरे तू भी किन बातों में विश्वास करता है? चल मैं तुझे उस कुएं में दिखाता हूँ, कोई राक्षस नहीं है। फिर सारे बच्चे उस कुएं के पास चले जाते हैं और उस कुएं का ढक्कन खोल देते हैं। तभी उन्हें बहुत डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। सभी बच्चे डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। शाम को जुगनू अपने खेत में कुछ काम कर रहा था और घर जाते समय उस कुएं के पास से गुजरा कि अचानक कुएं के पास से वो गायब हो गया। गांव वाले उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए, लेकिन वो नहीं मिला। तब से रात को जो कोई भी उस कुएं की तरफ जाता, वहां से फिर लौट कर नहीं आता। गांव के सभी लोग चौपाल पर बात करते हैं। मुखिया जी, हमें कुछ करना होगा। कुछ दिनों से जो कोई भी उस कुएं की तरफ जाता है, लौट कर नहीं आता। गांव में इतने सारे हादसे हो गए, अब ना जाने वो कुआं किस किस को खा जाएगा। हमारा शहर जाना बहुत जरूरी हो गया है। हाँ, अब तो मुझे भी फिक्र होने लगी है। जब तक हम इस समस्या का समाधान ना ढूंढ ले, तब तक कोई भी रात में उस कुएं की तरफ नहीं जाएगा। तब से गांव के लोगों ने रात में उस रास्ते से वहां से आना जाना बंद कर दिया। फिर एक दिन प्रताप के बेटे बंकू को बहुत तेज बुखार आ जाता है और शहर जाने का बस वही एक रास्ता था। बंकू की हालत बिगड़ने लगी तो प्रताप बंकू को लेकर उस कुएं वाले रास्ते से ही शहर के लिए निकला। शहर से आते वक्त
सुनिए जी, जल्दी जल्दी चलिए, शाम हो गई है। हमारा यहाँ ज्यादा देर रहना खतरे से खाली नहीं है। अरे हाँ हाँ, चल ही तो रहा हूँ। पिताजी, क्या सच में इस कुएं में कोई राक्षस रहता है? हाँ बेटा, लगता तो ऐसा ही है, पर अब जल्दी जल्दी चलो। जब तक बंकू दौड़कर उस कुएं के पास चला जाता है। अरे अब खड़े क्या हो, पकड़ो उसे, देखो वो उस कुएं की तरफ जा रहा है। अरे तो मैं क्या करूँ, सुबह से तो बुखार में था और अब देखो कैसे इधर उधर दौड़ रहा है। बंकू, ए बंकू, रुक जा। बंकू उस कुएं में झांक कर देखता है और प्रताप उसे पकड़ने के लिए झपट्टा मारता है। तभी बंकू का पैर एकदम से फिसल जाता है और वो कुएं में जाकर गिर जाता है। बंकू, बंकू बेटा, अजी अब क्या होगा? आप निकालिए मेरे बेटे को इस कुएं से बाहर। मुझे नहीं पता, आप कैसे भी इसे कुएं से बाहर निकालिए, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। अरे हाँ भाग्यवान, मुझे भी मेरा बेटा उतना ही प्यारा है जितना कि तुझे। चल हम गांव से मदद लेकर आते हैं। फिर दोनों गांव की तरफ जाते हैं। गांव वाले उर्मिला को रोते देख इकट्ठा हो जाते हैं। अरे क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हो? और प्रताप भैया, आप भी बहुत घबराए हुए लग रहे हो। अरे भाई चलो जल्दी हमारी मदद करो, वो बंकू उस कुएं में गिर गया है। सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। क्या बंकू कुएं में गिर गया? भगवान, अब क्या होगा? हाँ चलिए, आप सभी चलिए और मेरे बेटे बंकू को उस कुएं से बाहर निकलवाने में हमारी मदद कीजिए। नहीं नहीं बेटी, इस वक्त तो कोई भी गांव वाला तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम्हें पता है ना कि उस कुएं के पास रात को कोई नहीं जाता है। तो ठीक है, मैं खुद ही बंकू को बचाने जाऊंगी। अरे प्रताप भैया, आप रोकिए ना उर्मिला भाभी को। आपको पता है ना, उस कुएं की तरफ रात को जाना खतरे से खाली नहीं होगा। अगर वो कुआं इन्हें भी खा गया तो? और वैसे भी हमें थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा। क्या आप यही चाहते हो कि आपकी उर्मिला भाभी को भी खा दे? मेरा उर्मिला के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं उर्मिला को उस कुएं की चंगुल में फंसने के लिए नहीं भेजूंगा और अपने बेटे को बचाने के लिए मैं खुद ही उस कुएं में जाऊंगा। प्रताप उस कुएं की तरफ जाने लगता है। रुक जा बेटा, जितना प्यारा बंकू तुम दोनों को है उतना हमें भी। पर अगर तुम दोनों भी उस कुएं की तरफ गए और भगवान न करे तुम्हें कुछ हो गया तो फिक्र मत करो बेटा, भगवान कुछ रास्ता जरूर दिखाएंगे, बस तुम थोड़ा सब्र करो। फिर उर्मिला गांव के शिव गौरी मंदिर में जाने लगती है। सभी गांव वाले भी उसके पीछे पीछे हो लेते हैं और बंकू की सलामती की सब प्रार्थना करते हैं। दूसरी तरफ बंकू, जो कि उस कुएं में गिर गया था, लेकिन किस्मत से उस दिन पूर्णिमा थी और वो राक्षस गहरी नींद में सोया था। अरे, कुएं में किसी के खर्राटों की आवाज आ रही है। वो आगे चलकर देखता है। उसे एक दानव सोया हुआ दिखता है। अरे बाप रे, इतना भयानक दानव! कहीं ऐसा तो नहीं कि विमला काकी की कहानियों में जो नरभक्षी दानव था ये वही हो? मतलब विमला काकी की कहानियाँ सच थीं। अगर ऐसा है तो ये दानव तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा, पर निकलूं कैसे? यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ होगा? बंकू उस राक्षस को देखकर बहुत घबरा गया था। मुझे माँ और पिताजी की बात मान लेनी थी। माँ और पिताजी बाहर जाने किस हाल में होंगे और ये कुआं इतना गहरा है कि चढ़कर निकलना नामुमकिन है। मुझे कोई रास्ता दिखाओ भगवान। वो आसपास बाहर जाने का रास्ता देखता है। तभी उसे एक अजीब सा निशान दिखता है। वो इस निशान को छूता है कि तभी अचानक एक पतली सी सुरंग का रास्ता खुल जाता है और उसे वहाँ पर और भी इंसान दिखाई देते हैं जो कि अधमरी हालत में थे। आज कितने दिनों बाद मुझे किसी इंसान की खुशबू आ रही है। तभी आहट सुनकर बंकू कहीं छुप जाता है। अरे बाप रे, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? अरे वो पिशाच, वो यहाँ से कहाँ गया? तभी उसके पीछे से गुर्राने की आवाज आती है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। और पलटकर देखता है तो उसके सामने वो नरभक्षी दानव खड़ा होता है। आज तो मुझे एक और शिकार मिल गया। अब मैं जल्दी श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। पर वो
दानव जैसे ही बंकू को हाथ लगाता है वैसे ही बंकू बचकर भाग जाता है। अरे ये क्या हुआ? कहाँ गया वो? फिर दानव उसकी खुशबू सूंघकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर बंकू पास पड़े हुए कीचड़ को अपने ऊपर लगा लेता है ताकि दानव को उसकी बू ना आए, और फिर सुरंग के एक कोने में जाकर छुप जाता है। फिर सुरंग में फंसे हुए लोगों से पूछता है, अरे काका, आप यहाँ सब कब से कैद हैं और इस दानव ने आपको खाया नहीं? अरे बेटा, अगर ये दानव मुझे खा लेता तो मुझे तड़पना नहीं पड़ता, पर जब से इस दानव ने मुझे कैद किया है तब से मैं रोज रोज मर रहा हूँ। ये दानव थोड़ी थोड़ी करके हर रोज हमारी जान खींच लेता है। ये तो बिल्कुल विमला काकी की कहानियों जैसा ही है। बेटा, तुम यहाँ से निकलने का जल्दी ही रास्ता ढूंढ लो, नहीं तो यह दानव तुम्हें भी तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। नहीं काका, मैं आप सबको ऐसे छोड़कर अकेला नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ उर्मिला और गांव के सभी लोग मंदिर में बंकू की सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, मेरा विश्वास है आपके रहते वो राक्षस मेरे बेटे का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तभी वहाँ एक अघोरी साधु आ जाता है। तुम सब मारे जाओगे, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सभी गांव वाले उस अघोरी की बात सुनकर दंग हो जाते हैं। आप कौन हो बाबा? और आपको पहले इस गांव में हमने तो कभी नहीं देखा, और आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? इस गांव पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। बाबा, आप बड़े पहुँचे हुए लगते हैं, कृपया आप मुझे बताएं मेरा बेटा पंकु सही सलामत है ना? ऊपर वाले के मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। तुम्हारा बेटा उसी राक्षस की कैद में है। वो राक्षस किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या? पर वो राक्षस हमारे गांव में कैसे आया? और हाँ, वो सबको क्यों मारना चाहता है? वो राक्षस इसी गांव का एक आदमी था जो कि किसी संत के श्राप के कारण उसी कुएं में दानव बनकर रह रहा है। उसने कई साल शिव जी की उपासना की और खुद को बहुत ही शक्तिशाली बना लिया, और अगर वो 11 इंसानों की बलि देगा तो वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा, और फिर वो उस कुएं से बाहर भी निकल सकता है। क्या? पर बाबा, उसे मारने का कोई तो तरीका होगा ना? तरीका तो है विमला बहन। आप अभी उस राक्षस को मारने का तरीका इन गांव वालों को बताइए। आप विमला काकी को जानते हैं? हाँ बेटा, ये बहुत ही जाने माने अघोरी है, पर जब से उन साधु ने उस आदमी को श्राप दिया था तब से हमारे गांव में कोई भी संत और साधु नहीं आया। पर कौन था वो आदमी और उसे ये श्राप क्यों मिला? वो आदमी सभागन का बेटा था। उसने एक साधु की गाय को मार के उसका मांस खाया था। तब से उस साधु ने उसे श्राप देकर उस कुएं में बंद कर दिया था। दूसरी तरफ बंकू वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी अचानक उसके सामने वो दानव आ जाता है। तो तू यहाँ पर छुपा हुआ है चूहे? तूने मुझे बहुत भड़काया है, अब मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। दानव बंकू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पर बंकू बचकर फिर से निकल जाता है। दानव गुस्से से बंकू के पीछे पीछे बढ़ता है और बंकू उससे बचकर आगे निकल जाता है। दौड़ते दौड़ते बंकू एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाता है। बंकू उस पत्थर को ध्यान से देखता है तो पत्थर के पीछे नागफनी दिखाई देती है। तब वो उस पत्थर को खोदने लगता है। अरे शिवलिंग, और ये भी इस कुएं के अंदर। हे महादेव,
आप मेरी और यहाँ पर कैद बाकी सभी लोगों की रक्षा करना। तभी दानव वहाँ पहुँच जाता है और वो उसके मुंह से आग के गोले बरसाने लगता है। बंकू बचते बचाते उस चट्टान के पीछे जाकर छुप जाता है जहाँ पर वो दानव सोया हुआ था, और दानव के आग के गोले की वजह से वो चट्टान टूट जाती है। उस चट्टान में से एक त्रिशूल निकलता है। उस त्रिशूल को देखकर दानव डर जाता है। अरे, इस त्रिशूल को देखकर ये दानव डर क्यों रहा है? तभी दानव फिर से आग का गोला बंकू पर फेंकता है, पर बंकू खुद को बचाने के लिए उस त्रिशूल को आगे करके आंख बंद कर लेता है, और वो आग का गोला उस त्रिशूल से टकराकर उस दानव पर ही उल्टा पड़ जाता है। अरे, मतलब ये त्रिशूल मायावी है। इसका मतलब इस त्रिशूल से दानव भी मर सकता है। फिर बंकू उस त्रिशूल से दानव के ऊपर वार करता है। दानव दर्द से कराहने लगता है, पर वो मरता नहीं। अरे, ये दानव तो इस त्रिशूल से भी नहीं मरा। अरे हाँ, याद आया, विमला काकी ने एक बार उनकी कहानी में बताया था, अगर त्रिशूल से राक्षस की नाभि में वार करो तो वो मर जाएगा। फिर बंकू त्रिशूल निकालकर उस राक्षस की नाभि में वार करता है। वो राक्षस जोर जोर से कराहने लगता है और देखते ही देखते एक आदमी में बदल जाता है, और कुएं में कैद सभी लोग ठीक हो जाते हैं। अरे, तुम इंसान कैसे बन गए? वो दानव बंकू को सारी बात बताता है और फिर उसे और कुएं में कैद सभी लोगों को बाहर निकालता है। अगले दिन गांव के सभी लोग उस कुएं के पास इकट्ठा हो जाते हैं। अरे भूत भूत भूत! अरे कहाँ है भूत? अरे वो देखो, उस बरगद के पेड़ में कुछ हलचल हो रही है। ये वही भूत होगा जो इंसानों को मारना चाहता है। तभी वहाँ से बंकू और कुएं में कैद लोग और विमला काकी का बेटा बरगद के पेड़ से बाहर निकलते हैं। गांव के सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर बंकू गांव वालों को सारी बातें बताता है। विमला काकी अपने बेटे को गले से लगा लेती हैं। बंकू, आज तूने मेरे खोए हुए बेटे को फिर से लौटा दिया। मैं तेरा धन्यवाद कैसे करूं? रोज रोज नई नई कहानियाँ सुनाकर। और फिर सब लोग हंसने लगते हैं। फिर उर्मिला भी बंकू को गले से लगाती है। बंकू गांव वालों को बताता है कि कुएं के अंदर एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग है। अगर उस कुएं के नीचे सच में कोई शिवलिंग है तो क्यों ना हम उस शिवलिंग को बाहर स्थापित कर दें? अरे हाँ, बहुत ही अच्छा सुझाव है। हम आज ही इस शिवलिंग की स्थापना का काम शुरू कर देंगे और एक शिव मंदिर भी बनवाएंगे। वहीं उर्मिला अपने पति को सही सलामत देखकर महादेव और देवी माँ का धन्यवाद करती है। मेरा नाम गोलू, बाबा मेरा नाम गोलू, ला 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 ला। ये भीड़ क्यों है भाई? चलो देखता हूँ क्या खेल हो रहा है। अरे बाप रे, ये तो मेरे पीछे चिपक गया। अरे भागो रे, बैल अब मेरे पीछे आएगा। आज तो बाल बाल बच गया। मैंने बचाया गोलू, वरना बैल महाराज तो तेरा कीमा ही बना देते। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा उड़ो मत। उड़ो मत? मैं तो सच में उड़ सकता हूँ गोलू।
हाँ हाँ ठीक है, अब चलो मेरी साइकिल देखने। बाप रे, मेरी साइकिल का क्या हाल हो गया है। ये हाल तेरा भी हो सकता था गोलू। ये तो अच्छा हुआ मैंने तुम्हें टाइम पर देख लिया। ये क्या हाल कर दिया उस बैल ने मेरी साइकिल का। वो सब तो ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तूने अपनी साइकिल पर लाल कपड़ा बांधा ही क्यों? अच्छी खासी जिंदगी को क्यों मारने पर तुला हुआ है रे? अच्छी खासी जिंदगी? ये भी कोई जिंदगी है? साइकिल पे पेडल मारो, घर का काम करो, जरा भी आराम नहीं। जिंदगी तो तेरी है भोलू, तुझे ना कोई पेडल मारना है, जहाँ मर्जी वहाँ बस उड़ जाना है। ना कोई घर का काम, ना मम्मी की डांट। ये तुमसे किसने कह दिया कि मेरी जिंदगी अच्छी है? जिंदगी तो तुम्हारी अच्छी है। पापा का प्यार है, मम्मी का दुलार है, बाजार में आराम से साइकिल चलानी है। नहीं, तेरी जिंदगी अच्छी है। नहीं, तेरी जिंदगी अच्छी है। भोलू मेरे भाई, एक आइडिया है मेरे पास। तेरी हंसी से मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मगर फिर भी सुना, क्या आइडिया है तेरे पास? देख मेरे भाई, तुझे मेरी जिंदगी अच्छी लगती है, मुझे तेरी जिंदगी अच्छी लगती है, तो क्यों ना एक काम करें, हम दोनों एक एक दिन के लिए एक दूसरे की जिंदगी जिए। क्या कहा? नहीं नहीं। हाँ हाँ हाँ। मगर ये गलत है गोलू। अगर मगर छोड़ो भोलू, ये सोचो एक दिन के लिए तुझे मेरी जिंदगी मिलेगी और मुझे तेरी। कहाँ खो गए? बताओ ना, मुमकिन है या नहीं? मुमकिन तो है, पर कुछ नहीं, मुझे तेरी जिंदगी जीनी है। ज्यादा सपना ना देखो गोलू भाई, बात को सुनो। हाँ हाँ बता भोलू, क्या करना होगा? हमें गांव के बाहर के पहाड़ की चोटी पर जाकर एक दूसरे के बाल को आपस में बांटना होगा और उसे अपनी जेब में रखना होगा और एक साथ मंत्र बोलना होगा। तब हमारी आत्मा एक दूसरे में चली जाएगी। हाँ हाँ सही है, चलो अभी चलो। अब क्या करना है भोलू? अब मेरे साथ मंत्र बोलो। तवे पर रोटी जल जाए, मुसीबत अपनी टल जाए, एक दिन के लिए सही हमारी आत्मा बदल जाए। अरे अरे वाह, मैं तो भोलू बन गया, मैं तो उड़ सकता हूँ अब। क्या गोलू, और समोसे खा लो। समोसे? ओह शुक्रिया पिताजी। शुक्रिया नहीं, समोसा खाकर चक्की से आटा तुम्हें घर लेके आना है। क्या? मैं तो साइकिल चला रहा था, आराम से बाद में जाऊंगा। तो खाना भी फिर बाद में ही मिलेगा तुम्हें।
अरे मेरा बेटा थक गया होगा। गोलू को कितना प्यार मिलता है। इतना प्यार करने वाली मम्मी कहाँ मिलेगी किसी को। बेटा मैं खाना लगा दे रही हूँ, खा ले। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। चलता हूँ? कहाँ जा रहा है? बाहर दोस्तों के पास। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठकर पढ़ाई कर। बाहर घूमता रहता है। अगर पढ़ाई किए बिना उठा ना तो टांगे तोड़ दूंगी। हाँ। क्या? ये तो मेरा आराम करने का वक्त है। ये सब क्या लिखा है? ये मैं कहाँ फंस गया? इतना भी अच्छा नहीं है गोलू का जीवन। एक तो काम करो फिर ऊपर से पढ़ो। मम्मी मुझे खाना दो, भूख लगी है। अरे यार, यहाँ तो बहुत अकेलापन है। एक काम करता हूँ, बाहर जाकर कुछ खाने का देखता हूँ। कहाँ जा रहे हो टीपू भाई? तुमसे मतलब? अरे नहीं, मैं बोर हो रहा था, सोचा कि आपके साथ चल लूं। भाई सुल्तान, इसे भी साथ ले चलते हैं। मछलियाँ इससे भी पकड़वाएंगे और हम दोनों खाएंगे। हाँ हाँ, तूने सही बोला टीपू। हम नदी के पास जा रहे हैं मछलियाँ खाने में, तुम भी साथ चलो। अब तो इतनी मछलियाँ हो गई, चलो इन्हें पकाते हैं। पकाते हैं? अरे पकाना क्या है, डायरेक्ट खाना है। और नहीं तो क्या, तुम भूत हो, इंसान पकाकर खाते हैं। भूतों की नाक कच्चे मांस खाने में है। लो तुम भी खाओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना ऐसे। तुम बॉस के लेफ्ट और राइट हैंड से बात कर रहे हो। भूलो मत, हमारा कहाँ मानना होगा। हम भूतों की तुम बेइज्जती कर रहे हो। मांस तो तुम्हें कच्चा ही खाना होगा। सुल्तान, देख रहे हो ना, ये भोलू इंसानों के साथ रहते रहते इंसान बनता जा रहा है। मछलियों को पकाकर खाने का कहता है, हम भूतों की बेइज्जती करता है। हाँ भाई, सही कह रहे हो, इसे तो सबक सिखाना होगा। कैसे उड़ाते हो? देखकर नहीं उड़ा सकते यार, ये तो मुझे देख भी नहीं सकते। ये तो गलत है। मुझे ही सबको देखकर उड़ना पड़ेगा आकाश में। पता नहीं भोलू कैसे उड़ लेता है और वो कैसे कच्चा मांस भी खा लेता है। भोलू की भी जिंदगी आसान नहीं है। पता नहीं मम्मी क्या कर रही होगी, क्या बनाया होगा। भूख भी लगी है, यहाँ तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। गोलू अभी मजे कर रहा होगा। यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ। ये भी कोई जिंदगी है? कितना आराम से सोया करता था, आजादी से रहता था। बेटा गोलू, ये चावल को जरा बाजार में दुकानदार को वापस करके आ। ये चावल खराब है। मैं वापस नहीं करूँगा, मुझे शर्मिंदगी होगी। पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, वरना खाना भूल जा। बाल बाल बच गया मैं, वरना बैल तो मुझे मार ही देता। तेरी जिंदगी आसान नहीं है गोलू। तेरी भी जिंदगी आसान नहीं है दोस्त।
सारा दिन अकेला कैसे रह लेता है तू? और कच्चा मांस कैसे खा लेता है? लगता है हमें अपनी जिंदगी में वापस आ जाना चाहिए। हाँ हाँ, सही कहा। पर वापस कैसे अपने शरीर में जाएं? ला मेरा बाल वापस कर। अब हमें एक मंत्र साथ कहना होगा। हो जाए सारी मुसीबतों का खात्मा, हमें मिल जाए अपनी अपनी आत्मा। भोलू, तुमने हम भूतों के खाने का अपमान किया है। तुम्हें भूत बॉस बुला रहे हैं। मैंने क्या किया भाई? वो तो तुम्हें अब भूत बॉस ही बताएंगे। What I hear, भोलू, what I hear। बॉस, ईयर तो 2024 है। ईयर नहीं, बॉस का मतलब है हियर। हाँ हाँ, वही वही, what I hear। ये मैंने क्या सुना? तुमने मछली खाने से इनकार कर दिया है। तुम हम भूतों का अपमान करते हो कि हम कच्ची मछली खाते हैं। नहीं नहीं बॉस, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। टीपू और सुल्तान भाई को गलती से कोई मिस्टेक हो गई है। ये बात है, तो फिर टीपू और सुल्तान की सारी मछलियां तुम अभी खाओ, वो भी हमारे सामने। हाँ हाँ, अभी खाओ अभी खाओ। ठीक है बॉस, जैसी आप सजा दे। मैं तो कहता हूँ आप रोज ऐसी ही सजा दे। नहीं नहीं, रहने दो। हमें यकीन हो गया है कि तुम खा सकते हो। टीपू, सुल्तान, तुमने हमारा वक्त बर्बाद किया है। भोलू तो मछलियां कितने चाव से खा रहा है। अब तुम्हारे हिस्से की मछलियां तो भोलू ही खाएगा।